वेलकम टू द पॉडकास्ट विद गुल बुखारी। बहुत खुशामदीद मेरे पॉडकास्ट में। ये जो कश्ती डूबी है ग्रीस की कोस्ट के पास, उसकी ज़ाहिर है आप ख़बरें 4-5 दिन से सुन रहे हैं, लेकिन इस खबर के बहुत से डिफरेंट ज़ाविये हैं। अब आप शायद टेबल नहीं देख सकते, मेरे सामने 5 स्टोरीज़ हैं और 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ का मवाद है, और मैं चाहती थी कि इसके सारे ज़ाविये एक शो के अंदर इकट्ठे कर दूं। इसमें जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि ज़ाहिर है ये वाली जो कश्ती थी, इसमें 750 तकरीबन लोग थे, जिसमें से 400 पाकिस्तानी थे। इसमें बाकी के सीरियन थे जहाँ पे एक जंग चल रही है, इजिप्शियन थे और अफ़गान थे। अफ़गानिस्तान के भी हालात बहुत ख़राब हैं, ज़ाहिर है पाकिस्तान के उतने नहीं हैं, लेकिन आप हमें ये बात ज़ाहिर है हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा लोग पाकिस्तान से क्यों थे। एस्पिरेशंस हैं लोगों की कि एक बेहतर ज़िंदगी हो, और ये इस एस्पिरेशन में कोई ख़राबी नहीं है, लेकिन इन एस्पिरेशंस के ऊपर प्रे करते हैं। अब प्रे का लफ्ज़ मुझे नहीं आ रहा उर्दू में, लेकिन उसका फ़ायदा उठाते हैं वो लोग जो इंसानों की स्मगलिंग करते हैं और वो इससे पैसा बनाते हैं, और वो लोगों को ल्योर यानी उनको फंसाते हैं ख्वाब दिखाकर। ये कहानी है जी बहुत सी चीज़ों की, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा ज़ाविया है ल्योर करने का। अब ये वाली जो कश्ती नीचे गई है, जितने लोगों के बारे में पता चला है, मुख्तलिफ़ कहानियाँ हैं मेरे सामने, और पहले की भी हैं कि कोई घर बेच के पैसे दिए उसने एजेंट को, कुछ लोगों ने गाड़ियाँ बेची, किसी ने ज़मीन बेची, 24-24, 23-23 लाख रुपए देकर एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में निकलते हैं। और जिसके पास 22-23 लाख हैं, ज़ाहिर है उसका ये ख्याल है कि वो ये ही 23 लाख अगर पाकिस्तान में लगाएगा तो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो नहीं हो सकता, जो कि एक यूरोपियन मुल्क में वो फिर कंगाल होकर भी अगर पहुंच जाए तो वो ज़ीरो से भी स्टार्ट करे तो भी उसका फ्यूचर बेहतर होगा। और ज़ाहिर है यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे सरवाइव कर गए, वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने पैसे जब भेजने शुरू किए ओवर द ईयर्स, यानी साल, तो उन्होंने अच्छे घर बना लिए, और उसको देखकर जो दूसरी फैमिलीज़ हैं वो फिर इन ट्रैप्स में आ जाती हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे मैं चाहती हूँ कम से कम कि कोई भी अगर आज ये सोच रहा है कि वो ये डंकी जिसको कहते हैं, मुझे इस टर्म का अब पता चला कि इलीगल तरीके से कोयटा से सफ़र शुरू होता है, मतलब आप जाएंगे जेलम से, मंडी बहाउद्दीन से, कश्मीर से, इन इलाकों से, वहाँ से आप कोयटा जाएंगे। अब जो कोयटा का सफ़र है इवन विद इन द कंट्री, उसमें भी लोग, ये बड़ी समझने की बात है, कश्मीर से या मंडी बहाउद्दीन से या गुजरात कहीं से भी अगर आप कोयटा जा रहे हैं ना, तो मुल्क के अंदर स्मगलिंग पहले हो रही है। एक इंटरव्यू था, एक साहब कहना चाहिए या नहीं, एक ऐसे एजेंट जो इंसानों की स्मगलिंग करते हैं, उन्होंने बताया कि वो किस तरह से कोयटा तक और कोयटा से थोड़ा आगे एक जगह है वहाँ तक लोगों को कैसे लेकर जाते हैं। वो बस के अंदर बिठा के नहीं लेकर जाते, वो जो बस के नीचे उसको कहते हैं टूल, वो उसको टूल इसलिए कहते हैं, ये वो जगह है अगर आपने बसों में सफ़र किया है, जो नीचे का हिस्सा होता है जहाँ पे सामान रखा जाता है, और वहीं पे एयर कंडीशनर का भी सारी मशीनरी लगी हुई होती है। अच्छा, वहाँ से वो एयर कंडीशनर वगैरह की मशीनरी निकाल के और वहाँ सामान की बजाय वहाँ ये लोगों को पैक कर देते हैं मुल्क के अंदर ही, क्योंकि जगह जगह चेकिंग होती है, आप कहाँ जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं। तो जाहिर है ये लोग जिनके पास कागजात भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, और बहुत से लोग कम उम्र होते हैं, वो जाहिर है इस तरह के जवाब शायद ना दे पाएँ कि हम क्यों और कहाँ जा रहे हैं। तो उनको उस जिसको ये जो एजेंट हैं, ये जो स्मगलर्स हैं, ये उसको टूल कहते हैं वहाँ पे। अच्छा, इनसे पूछा गया कि आप कितने लोग उसमें तकरीबन फ़िट कर लेते हैं नीचे वाले हिस्से में जहाँ हम लोग सूटकेस रखते हैं। तो उन्होंने कहा तकरीबन 11, लेकिन अगर बच्चे कमसिन हों, छोटे हों, तो हम तकरीबन 19 तक वहाँ फ़िट कर लेते हैं। उनसे पूछा गया कि वो लोग मान जाते हैं, तो कहते हैं हाँ बिल्कुल मान जाते हैं, उनकी मजबूरी होती है। तो सफ़र बस की नीचे वाले हिस्से में स्टार्ट होता है,
और फिर आपने जो स्टोरी सुनी होंगी उसमें आपको पता चला होगा कि इनको बॉर्डर से बहुत पहले उतार दिया जाता है, ईरान के साथ जो बॉर्डर है, और फिर कई बार ये 12 घंटे चलते हैं, कई बार ईरान के अंदर पहुंचने के बाद भी ये 2-2, 3-3 दिन इनको कहा जाता है कि दौड़ते रहो। वहाँ फायरिंग भी हो जाती है, ईरानी ज़ाहिर है जो गार्ड्स हैं या जो भी वहाँ की सिक्योरिटी एहलकार हैं, तो बड़ा सख्त सफ़र है। अच्छा, वहाँ पे फिर जब और होता ये है कि जिस वक्त भी जो पहला पॉइंट है जब ये, अच्छा क्वेटा में अक्सर लोकेशंस हैं जहाँ पे ये एजेंट्स और बसों के अड्डे हैं, और वहाँ पे वो एजेंट जो हैं इन लोगों को घेरते हैं, या ये वहाँ घिरने के लिए जाते हैं, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर राब्ते होते हैं। एक दफ़ा जब वो घेर लिए जाते हैं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है, उसके बाद वो कैदी होते हैं। उसके बाद वो एजेंट के अगर वो माइंड चेंज कर लें तो वो उसकी कैद से बाहर नहीं निकल सकते। अच्छा, फिर क्या होता है, ये फिर आगे बेचे जाते हैं, नीलामी होती है इनकी। कई बार लोकली ही हो जाती है कि मैंने 100 बंदा घेर लिया, उनसे पैसे ले लिए, हर एक से एक्स अमाउंट ऑफ मनी, आगे जिसको बेचा तो ज़ाहिर है मुनाफे पे बेचा, तो ये एजेंट टू एजेंट बिकते चले जाते हैं सारा रास्ता। तो पाकिस्तान में शायद 1-2 एजेंट के हाथ बिकते हैं, फिर उसके बाद ईरानी एजेंट के हाथ बिक जाते हैं, वहाँ पे से फिर वो शुरू कराता है, फिर वो आगे तुर्की जाते हैं, वहाँ पे वो दोबारा बिकते हैं। यहाँ तक होता है कि अगर कहीं रास्ते में फ़र्ज़ कीजिए पाकिस्तान के अंदर ही बस ख़राब हो जाए जिसमें इनको ले जाया जा रहा है, या कहीं सख्ती हो रही हो कि कोई ऐसे एहलकार खड़े हैं जो नहीं रिश्वत लेंगे वगैरह, तो वहाँ पे रोक कर और इनको किसी जगह ढूंढ कर, या इनके पास जगह पहले से होती होंगी, कुछ होगा नेटवर्क, ना सिर्फ अंदर बंद उन कमरों में बंद कर देते हैं, बल्कि उनको बांध दिया जाता है ताकि उनमें से कोई भाग ना सके। आज अगर एक भी बच्चा ये सोच रहा है, जिस तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, उसको ये जानना ज़रूरी है कि आप एक दफ़ा एजेंट को पैसे देकर उसके हाथ चढ़ गए, उसके बाद आप उसके और उसके बाद अगले ख़रीदने वाले के और अगले ख़रीदने वाले के कैदी हैं। आप भाग नहीं सकते, उसके बाद आप माइंड नहीं चेंज कर सकते। अब आप माल हैं, उनका माल हैं जिससे उन्होंने कमाई करनी है। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि एक सिविल सर्वेंट साहब हैं जिनका बच्चा इस सारे वाक़े में, लेटेस्ट वाक़े में फ़ौत हो गया, ज़ाहिर है डूब कर। तो उन्होंने बहुत अपने बेटे को समझाने की कोशिश की कि मत जाओ, लेकिन उन्होंने खुद ही कहा कि वो बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश कर चुका था, और वो ब्रेन वॉश इस तरह करते हैं कि वो सुहाने ख्वाब, हरे बाग दिखाते हैं कि 3 दिन का सफ़र होगा, 3 दिन में यूरोप में होगे, फिर तुम डॉलर या यूरोज़ कमाया करोगे और ये होगी ज़िंदगी। और वो आपने एक डॉक्यूमेंट्री शायद देखी हो जिसमें एक बंदा था जो खुद मतलब उसका चेहरा छुपाया गया था, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री थी, और वो बता रहा था कि हम बच्चों को खुदकश बम्बार कैसे बनाते हैं, किस तरीके से हम उनको ब्रेन वॉश करते हैं। और कमरे में तस्वीरें लगी होती हैं, उनको हूरों का तस्वीरें दिखाई शायद जाती हैं, कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं, जन्नत में क्या मिलेगा, ये क्या एग्जैक्टली ये चीज़ ये इंसानों के स्मगलर्स काम कर रहे हैं। कोई भी बंदा जो अपने जिसके आसाब कायम हो, जिसका दिमाग दुरुस्त हो, ज़ाहिर है कि जो ब्रेन वॉश्ड ना हो, अगर उसको पता हो कि मेरा इस सफ़र में 5% भी मरने का चांस है, तो वो ये नहीं करेगा। वजह क्या है? वो ज़िंदगी के लिए जा रहा है, वो किसी सुइसाइड मिशन पे तो निकल नहीं रहा, वो तो ज़िंदगी के लिए जा रहा है ना। तो ये एजेंट उनको तो ज़ाहिर है ये बावर नहीं कराते कि आप कितनी मुश्किल, कितनी जालिम और कितनी ख़तरनाक सफ़र पे निकल रहे हैं। कोई बाप अपने बच्चे को नहीं भेजेगा अगर उसको ये पता हो कि 1% भी चांस है कि ये बच्चा इस जर्नी में मर जाएगा। तो 2-3 जर्नीज़ जो होती हैं वो उसमें सारे पहुंच जाते हैं, और जो पहुंच जाते हैं उनका किस्सा अलहदा है, और एक आधा बीच में ऐसा हादसा होता है जो ख़बरों में आ जाता है। अब इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वही एजेंट साहब जो क्वेटा में
जिन्होंने बताया कि हम इस तरह करते हैं, इस तरह आगे बेचते हैं, हम टूल वाले जगह में लोग घुसाते हैं, कहाँ हम उनको, अच्छा उन्होंने ये बताया, उनसे पूछा गया कि तो ये कैसे हो जाता है, इतनी चेक पोस्टें हैं, FIA है और उसके अलावा FC है बलूचिस्तान में, तो उन्होंने कहा कि वो तो सारे उनके ताउन के बगैर तो ये हम कर ही नहीं सकते, तो वो अपना पैसे लेते हैं। तो फिर पूछा गया कि आप कितने पैसे देते हैं, तो उसने कहा कि वो डिपेंड करता है, देखें ड्राइवर के ताल्लुकात कैसे हैं, वो चालाक कितना है, वो नेगोशिएशन कितनी अच्छी कर सकता है। तो कहते हैं कम से कम मैंने बस छुड़ाई है 5,000 रुपये में, और ज़्यादा से ज़्यादा जब मैंने पैसे दिए तो मैंने 30,000 रुपये दिए हैं, और इसमें FC और FIA दोनों मुलविस रहे हैं। ज़ाहिर है पूरी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी, लेकिन उसमें ज़ाहिर है ऐसे लोग हैं जो ये पैसे ले रहे हैं, और उनकी इस मुलविस होने के बग़ैर ये काम हो ही नहीं सकता। जुल्म चेक करें, खबरें अच्छी बनाने के लिए ये आ गई हैं। पहले पाकिस्तान में जियो में खबर आई कि एक जो रिंग लीडर था इस वाली कश्ती का मामले का, या ये जो खेप भेजी गई थी, उसको पकड़ लिया गया, और इंडिया टुडे ने खबर लगाई कि जी 12 इस तरह के लोग पकड़ लिए गए हैं, ट्रैफिकर्स, ह्यूमन ट्रैफिकर्स पकड़ लिए हैं। मुझे कोई ये बताए कि जो अहलकार FC के या FIA के मुलविस हैं वो आज तक क्यों नहीं पकड़े गए। अगर ये रियासत गुजरते हुए सहाफ़ियों को जियो फेंसिंग करके पकड़ सकती है कि तुम उस वक़्त फ़लाँ जगह से गुज़र रहे थे, तो ये लोग जिनकी आज ड्यूटियां लगी हुई हैं, इनको आप निशानदेही नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मुजरिम ये नहीं है, ये भी मुजरिम है, सिर्फ ट्रैफिकर तो मुजरिम नहीं है। तो रियासत जो है कोई ऐसा काम नहीं कर रही कि वो अपने शहरियों को बचाए, बल्कि वो रियासत खुद, रियासत के अहलकार इस काम में मुलविस हैं, और लोग जो हैं वो बहुत मासूम हैं, वो हरे बाग देखकर इन कामों में चल पड़ते हैं और फिर अपनी ज़िंदगियां खो बैठते हैं। और 3 कैटेगरी के लोग हैं जी, इसको मैं अब शॉर्ट करना चाह रही हूँ। 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक वो हैं जो रास्ते में मर जाते हैं, एक कैटेगरी उनकी है जो कभी एक आदमी था, उसका मैंने देखा पूरा इंटरव्यू, वो 12 दफ़ा उसने जाने की कोशिश की, पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो ये कहता है इतनी बुरी उसकी हालत हुई, इतनी उसने मारें खाई, क्योंकि वो फिर जब ईरानी गार्ड्स पकड़ लेते हैं वो इतना मारते हैं, इतनी बुरी तरह मारते हैं वापस भेजने से पहले कि कोई इंतहा नहीं। और इनफैक्ट उस पर्टिकुलर आदमी को उन्होंने 10-12 फुट की, मारने के बाद, पिटाई करने के बाद 10-12 फुट की ऊंचाई से नीचे फेंका। अच्छा, जिन डालों पे ये जा रहे होते हैं ईरान के अंदर से, उसमें एक डाले में 40-40 बंदा भरा हुआ होता है, और जाहिर है वो पत्थरों, पहाड़ों, खुफिया रास्तों से जा रहे होते हैं ना, मेन सड़क से नहीं जा रहे होते, उस पे से भी बंदे गिर के मर रहे होते हैं। तो खुदारा ये जो ल्योरिंग हो रही है, ये जो ट्रैपिंग हो रही है, ये हमारे लोगों को समझनी चाहिए। इसका एक जाविया और जो कि BBC में आया है और उसके अलावा गार्डियन में आया है, उसमें यह है, एक जो गार्डियन वाला है उसमें यह है कि जो पाकिस्तानी शहरी हैं वो बेचारे सबसे ही लोअर क्लास में आते हैं। इवन जो इजिप्शियन गिरोह इनको लेकर गया, उन्होंने जो कश्ती का, सिर्फ 25 मीटर की कश्ती थी जिसमें 750 बंदा उन्होंने भरा हुआ था, उसमें जो नीचे होल्ड होता है, कश्ती का होल्ड, जहाँ पे लोगों का होना मकसूद नहीं होता, वहाँ पे सारे पाकिस्तानियों को लॉक कर दिया कि अगर कश्ती डूबेगी तो जो ऊपर डेक पे हैं उनके बचने का ज़्यादा इम्कान है। और ख़ास तौर पे औरतों और बच्चों को ये कहकर लॉक किया कि तुम्हें मर्दों से बचाने के लिए। हालांकि जब वो साफ़ पानी पीने को मांगने के लिए निकलने की कोशिश करते थे नीचे तहखाने में से कश्ती के, तो उनको मिसट्रीट किया जाता था, पता नहीं मारते होंगे, धक्के देते होंगे, क्या करते होंगे। और ये कश्ती डूबने से पहले 7 पाकिस्तानी उस प्यास की वजह से ही मर चुके थे। उसके बाद ये कश्ती जो है, ये इसकी जो आपकी कीमत, आपकी अपनी रियासत जो है, आपकी ज़िंदगी की कीमत कुछ नहीं रखती ना, तो वो ये होने दे रही है। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं यूरोप पे।
इस पर्टिकुलर केस में दोनों बीबीसी और गार्डियन ने जो तहकीक की है वो बहुत खौफनाक है, और कुछ सर्वाइवर्स के इंटरव्यूज़ किए हैं। एक इंटरव्यू से ये पता चला कि ये फ्राइडे का दिन था, 9 तारीख की सुबह जो फजर का वक्त होता है उस वक्त ये कश्ती पहले समुंदर पे चली, और 3 दिन तक इसका इंजन जो था काम करता रहा जब तक ये ग्रीस के करीब, उसके साहिलों के करीब पहुंच चुके थे। तो 3 दिन यानी 11 तारीख तक, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, उसके बाद 12, 13, 14 जो ग्रीक कोस्ट गार्ड है वो देखती रही। अब उसके बारे में जो मैं आपको अल्फाज पढ़ के सुनाना चाहती हूँ वो ये है कि वो इसलिए देखते रहे कि अगर इस कश्ती को, और उनको पता था कि ये कश्ती डिस्ट्रेस में है। ये स्टोरीज़ आप खुद देख लीजिएगा। ये वाली है जी, ये किसकी है? ये है जी मेरा ख्याल है गार्डियन की स्टोरी है, ये आपको प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे। दूसरी बीबीसी की स्टोरी है, वो भी आपको प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे। जो गार्डियन वाली है उन्होंने लिखा है कि जो ग्रीक अथॉरिटीज़ हैं, अब आप ये देखें कि हम पाकिस्तानी, हमारी क्या कदर है कि उनको पता है कि कश्ती डिस्ट्रेस में है। उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, ये मैं पहले अंग्रेज़ी में पढ़ देती हूँ, कि फेलियर जो था उनका यानी बीच इंटरवेंशन करने का, वो नहीं एक्सप्लेन करता कि ये कोई इनकॉम्पिटेंस या नाअहली है। बेसिकली ये सोचा जा रहा है कि जो टाइम का डिले है ना, कि वो 3 दिन कश्ती वहाँ पे यूं डोल रही थी, उसमें इंजन काम ख़त्म करना वो देख रहे थे। उन्होंने टाइम को हथियार बनाया है, वेपनाइज किया है टाइम को, इस तरह कि वो रेस्क्यू को डिले करते जाते हैं कि अगर रेस्क्यू को हम डिले करते जाएंगे तो डूब जाएगी, फिर ये लोग हमारे गले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जहाँ पे लैंडिंग होगी ये फिर रेफ्यूजीज़ या माइग्रेंट्स, इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं, ये फिर हमारा मसला बनेंगे। आगे लिखते हैं, उन्होंने यानी यूरोपियन जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने एक सिस्टम ऐसा बिल्ड कर लिया है, उसके अंदर डिलेज़ इस तरह के बिल्ड कर लिए हैं कि वो एक तरीके से चोर कोतवाल से छुपता है ना। तो अगर इस कश्ती को चोर कहा जाए कि ये इलीगल कश्ती है और कोतवाल कोस्ट गार्ड है, तो चोर कोतवाल से नहीं छुप रहा था। इस पर्टिकुलर केस में जो कोस्ट गार्ड है वो इस कश्ती से छुपती रही ताकि इसको रेस्क्यू ना किया जाए। कोई भी अगर ये सफ़र करने का सोच रहा है उसके लिए ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम वो लिख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि बहुत सोचे समझे तरीके से रेस्क्यू एफर्ट्स को स्लो डाउन किया जा रहा है, क्योंकि वो इलीगल माइग्रेशन से तंग हैं। ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट ज़ाविया है जो कि हमारे लोगों को पता होना चाहिए कि बेहतर ज़िंदगी की आस में जान खोने का ख़तरा बहुत बड़ा है। लेकिन जो लोग जिनकी जानें नहीं खोई, उनको एक हसन जैदी साहब हैं, उन्होंने वहाँ यूरोप में इंटरव्यू किया और वो बताते हैं कि 90% जो लोग हैं जो वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने वहाँ फिर साल गुजारे, वो कहते हैं 90% कहते हैं काश हमने ये ना किया होता। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में एक छोटी सी खबर है जी, ये टूरिज़म की खबर है। 4 अमीर लोग, जिसमें से 3 थे सारे बरतानवी, वो एक टूरिज़म के ट्रिप पे गए। बहुत महंगा ट्रिप था। जो सबमरीन है वो कनाडा के साउथ ईस्टर्न जगह से चलती है, वो तकरीबन 300-400 मील आगे जाती है। उसके बाद वो सबमरीन जो है वो नीचे जाना शुरू करती है। टाइटैनिक का टूरिज़म, जो जहाज़ डूबा हुआ है 1915 में या कब, अपनी मेडन वॉयज पे जो डूब गया था। अच्छा, वो वहाँ टूरिज़म करने गए और उनकी जो थी वो जो सबमरीन जब नीचे जाने लगती है तो उसको 2 घंटे लगते हैं टाइटैनिक तक पहुँचने में, जो कि 12,500 फुट नीचे है समुंदर का जो सरफेस है। तो वो 2 घंटे लगते हैं। वो 1 घंटा 45 मिनट के बाद उसका राब्ता ख़त्म हो गया जी। उसको ढूंढने के लिए US और कनेडियन शिप्स, जहाज़, प्राइवेट कंपनीज़, और अल्फाज लिखें, दे हैव स्वार्म्ड द एरिया। स्वार्म आपको पता है ना क्या होता है, कि जिस तरह
परिंदों का एक झुरमट आता है, उसको कहते हैं स्वॉर्मिंग, यानी वहाँ झुरमट हैं जहाज़ों बहरी के दूसरे, और सोनर बॉयज़ फेंके गए हैं सारे इलाके में जो 13,000 फुट नीचे तक कोई भी एक्टिविटी ढूंढ सकते हैं। देखें ये जो शहरी थे ये सारे वेस्टर्न ममालिक के थे, चाहे बेशक पीछे से पाकिस्तानी इंडियन हो, लेकिन शहरी ये वहाँ के थे, ये उमरा थे, और इन्होंने $2.5 लाख इस ट्रिप का दिया था। इनको सारी दुनिया के जहाज़ अथॉरिटीज़, बहरी जहाज़, आले, हर किस्म की चीज़ें ढूंढ रही हैं। और जो कश्ती आपके सामने डूब रही थी 3 दिन, उसको किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि वो पाकिस्तानी थे और वो गरीब थे। और बेहतर ज़िंदगी की तलाश में निकलना कोई बुरी बात नहीं है। बात यह है कि लीगल तरीके हैं मौजूद, और वो तकरीबन 23 लाख रुपए जितने के भी नहीं हैं। बहुत सी कैटेगरीज़ हैं कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मुख्तलिफ़ ममालिक में, जो इमिग्रेंट्स को लीगल तरीके से देते हैं वीज़ा, ठीक है। और उसमें कैटेगरीज़ हैं जी। देखें वहाँ तो एजुकेशन बहुत हाई लेवल पे है, 100% लिटरेसी है, तो वो अक्सर कुक भी ढूंढ रहे होते हैं, ट्रक ड्राइवर्स भी ढूंढ रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं, और उन कैटेगरीज़ में आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन एक प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, एंटायरली 100% सेफ़ है। और फिर जब आप वहाँ जाते हैं एज अ लीगल इमिग्रेंट इन किसी भी कैटेगरी में, तो आप क्योंकि इमिग्रेंट होते हैं और आपको आपके हुनर की वजह से, कोई भी हुनर हो वो, उसकी वजह से बुलाया गया होता है, तो आपके लिए मराहत मौजूद होती हैं, आपके लिए सेफ्टी मौजूद होती है, आपके पास मेडिकल फैसिलिटी होती है। अगर आप बच्चों के साथ गए हैं, उनका फ़ौरन स्कूल शुरू कराया जाता है। आप कैंपों में बैठे सड़ नहीं रहे होते साला साल। जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो वहाँ सड़ रहे होते हैं, उनको वॉलंटियर्स आके 1-1 महीने बाद पानी ला के देते हैं कि नहा लो और ये कर लो, वो कर लो, और वो कितने साल वहाँ पे बस खज्जल होते रहते हैं। तो क्योंकि आखिरी बात करती जाऊंगी, क्योंकि हमारी रियासत ना कुछ कर रही है, ना करेगी, बल्कि मुलविस है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं वो इस बात को सोचें कि मुश्तरी होशियार बाश, ये सिर्फ़ आगाही है जो आपको बचा सकती है, कि ये बहुत ख़तरनाक तरीका है ज़िंदगी बेहतर बनाने का। इसके बेहतर तरीके हैं, लीगल तरीके हैं, और उनमें एक प्रोसेस है, और उसमें जान जाने का ख़तरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।